अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। फलस्तीन में रमजान के बाद ईद का त्यौहार भी मलबे के ढेरों, मासूम बच्चों की लाशों, खून आलूद चेहरों और बरसती गोलियों में गुजर गया है। एक हफ्ते से जायद का अरसा बीत चुका है। गजा में हर सुबह एक नई कयामत सुगरा बर्पा होती है। इस वक्त तक 60 बच्चों समेत 200 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि 1300 के करीब जख्मी हो चुके हैं। आज पीर के रोज इसराइल के 50 जंगी तैयारों ने गजा पर 20 मिनट तक बमबारी की। मुसलसल 20 मिनट तक गोले बरसाए गए। शहर को मलबे का ढेर बनाने के बाद आज इसराइली तैयारों का निशाना अस्पतालों को जाने वाली सड़कें रहीं। कीमती जानों के नुकसान के साथ साथ जान बचाने वाले रास्तों पर भी बम बरसाए गए। दर्जनों एम्बुलेंसेज मरीजों को अस्पताल ले जाते हुए फंस कर रह गईं। ओआईसी ने गुज़श्ता रोज अपने इजलास में इसराइल को इन हमलों के भयानक नताइज से खबरदार किया। ओआईसी के वज़राए खारजा ने आलमी बरादरी से खित्ते में क़याम अमन के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा भी किया। सिर्फ ओआईसी ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी तलब किया गया। लेकिन बदकिस्मती से जनरल असम्बली का इजलास अमरीका की जानिब से वीटो पावर इस्तेमाल करने के बायस बेनतीजा खत्म हो गया। अमरीका ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल मुखालिफ करारदाद को वीटो किया बल्कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को दुरुस्त निशाने पर मार करने वाले 73 करोड़ 50 लाख डॉलर्स मालियत के हथियार फरोख्त किए। अमरीका की तरफ से इसराइल की मदद की जा रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक कांग्रेस को हथियारों की फरोख्त से मुतालिक 5 मई को बताया गया था और यह इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तशद्दुद के आगाज के ऐन एक हफ्ते पहले की बात है। अखबार के मुताबिक जो बाइडेन के चंद साथी डेमोक्रेट्स अब असले की फरोख्त पर तनकीद कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसराइल की पुष्टपनाही करने पर अमरीका को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। आज पार्लियामान में शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे थे, इससे मुताल्लिक उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर मशरिक़ वुस्ता में आप देरपा अमन चाहते हैं तो मसला फलस्तीन उसकी कुंजी है और जब तक ये मसला हल नहीं होगा देरपा अमन जो है वो फलस्तीन में मुमकिन न होगा। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दो टोक अल्फाज में पेश कर दिया है। उस मौक़िफ़ को सराहा गया है, उस मौक़िफ़ की तारीफ की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जो सदर हैं उनसे राब्ता करेंगे और मुतालबा करेंगे कि हम उम्मा जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज़ है ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए। आज रात मैं तुर्की रवाना हो रहा हूँ और वहाँ जाकर फलस्तीन के वजीर खारजा, सूडान की वजीर खारजा और पाकिस्तान का वजीर खारजा हम चारों मिलकर इस नई सलामती काउंसिल की और ओआईसी के इजलास की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करके हमने फैसला किया है कि हम मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेंगे। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जुमे के रोज एहतजाज से मुताल्लिक बात हो रही है। सवाल यह कि कई बरस की बज़ाहिर खामोशी के बाद इसराइल फलस्तीन लड़ाई एक बार फिर क्यों शुरू हुई है, ये मामला इस नहज पर क्यों पहुंचा है। गुज़श्ता माह कुदस में होने वाली एक पुलिस कार्रवाई उन चंद वाक़यात में से एक है जिसकी वजह से हालिया बहरान शुरू हुआ है। आलमी मीडिया के मुताबिक यकम रमजान की रात इसराइली पुलिस एहलकार मस्जिद अक्सा में जबरदस्ती दाखिल हुए और लाउड स्पीकर की तारें काट दी। मस्जिद के तकरीबन नीचे ही इसराइली सदर तकरीर कर रहे थे और हुक्काम को खदशा था कि मस्जिद की आवाज में तकरीर सुनाई नहीं देगी। ये उन इकदाम में से एक है जिसकी वजह से अरब इसराइल आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। आलमी मीडिया के मुताबिक इस तनाज़े को हवा ऐसे वक्त में दी गई है जब वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने और करप्शन के मुकदमात से बचने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। यानी एक डिस्ट्रैक्शन भी है उन इशूज से जो इसराइल के इंटरनल इशूज हैं। इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक गजा की पट्टी में बरसों से जारी नाकाबंदियां और पाबंदियां, मगरबी किनारे पर दहाइयों के कब्जे और इसराइल में अरबों से इंतहाई इम्तियाजी सलूक भी वो वजूहात हैं जिनका वावेला हो रहा है। एक लावा एक अरसे से पक रहा था, यकीनन अब ये एक ट्रिगर पॉइंट के ऊपर तो थे ही, लेकिन इस वक्त बिल्कुल पीक पर दिखाई दे रहे हैं। इसराइली वजीर आज़म ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया है। गुज़श्ता 10 रोज से गजा से आने वाली वीडियोस नेतन्याहू के सेहूनी अज़ाइम की कलई भी खोल रही हैं। गजा की 10 साला बच्ची ने तो पत्थर दिल अफराद के जिगर को भी छलनी कर दिया है। 10 साला बच्ची ने वो क्या जुमले अदा किए हैं जो पूरी दुनिया को झंझू तरह इस बच्ची को सुनता है। I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You do all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10.
I'm just 10. All of this, when I see, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. इस बच्ची के कर्ब, इसके दुख और इसकी पीड़ा को सुनकर मेरे ज़हन से, मेरे पर्दा फ़िक्र से भारतीय साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की वो अशार टकराते हैं कि मैं बच गया भी तो तन्हाई मार डालेगी, मेरे कबील का हर फर्द कत्लगाह में है। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया में बड़े मुजाहरे हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म के घर के सामने होने वाले बड़े मुजाहरे में मुसलमान, ईसाई और यहूदी शरीक हुए। सभी ने गजा में इसराइली वज़ीर आज़म के सहूनी अज़ाइम के खिलाफ आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील की। आज इसी मामले पर कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल अपनाने की तजवीज़ दी है। एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ आगे बढ़ दिया। उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर अरब लीग और OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया है। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखते हैं। आज इस हॉल में बैठे दोनों तरफ जितने भी मौजूद मेंबरान हैं, ये पार्लियामान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफ़क्का तौर पर मजम्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं। मेरी तजवीज़ ये है कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाए और पाकिस्तान के अवाम से हम भरपूर अपील करें कि वो फ़लस्तीनी अवाम की भाइयों और बहनों के साथ पूरी यकजहती का मुजाहरा करें। करारदाद आज ये हाउस एडॉप्ट करेगा। उस करारदाद को तमाम अरकान पार्लियामेंट हम सब मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इस्लामाबाद में जाएं और उनके सामने ये करारदाद उनको थमाएं कि वो अपने सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर के हवाले करें। आज कौमी असम्बली का बड़ा अहम इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर इजलास में शरीक हुए। दीगर सियासी जमातों ने भी भरपूर शिरकत की कोशिश की, लेकिन हस्बे मामूल आज एक बार फिर इस अहम इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद शरीक नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में दावे तो शर्क़ व ग़र्ब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के किए हैं, लेकिन खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अहम इजलास से गैर हाज़िरी एक सवालिया निशान है। यही नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान भी किया, यानी एक बार फिर जुमा यौम एहतजाज के तौर पर मनाया जाएगा। ऐसा ही रवैया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के मामले पर भी अपनाया गया और आज फ़लस्तीन के मामले पर भी अपनी रवायात को बरकरार रखा गया है। सवाल यह है कि क्या जो हुकूमत पार्लियामान को इकट्ठा नहीं कर सकी वो मुस्लिम दुनिया को मुनज़्ज़म कर पाएगी? वज़ीर ख़ारजा तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क जाएंगे। क्या चारों ममालिक मसला फ़लस्तीन पर अमरीका को कायल कर पाएंगे? इसराइल से हुनियत के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन में कैसे अहम किरदार अदा कर सकता है और क्या हुकूमत पाकिस्तान अरब लीग कर सकती है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के इख्तिलाफात दूर करने में कामयाब हो पाएगा? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर बैनुल अक़वामी उमूर और डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज ये इशारा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में भी दिया है कि UN सलामती काउंसिल के अंदर मजम्मती करारदाद पेश होती है और इस करारदाद को अगर कोई वीटो करता है तो अमेरिका है। आपको पता है कि अमेरिका का क्या रोल है, तो क्या अमेरिका को कायल किए बगैर, कन्विंस किए बगैर इस मसले को हल की जानिब ले जाया जा सकता है? डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के मामले में वो वीटो करेगा। अब इसको बहाना बना के हम ये भी नहीं कह सकते अच्छा अगर वो करेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, और एक तरह से हमारे भी हाथ बंधे हुए। तो मेरे ख्याल में ये इंतजार करना कि जी अमेरिका जो है वो खुद अपनी ट्यून बदल देगा, उससे कुछ नहीं होगा। हमें खुद भी शोर मचाना होगा, बावजूद अमेरिका के शोर मचाना होगा। अगर करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होती तो जनरल असेंबली में डाल दें। और एक मेरे ख्याल में और भी चीज़ है, इस वक्त अमेरिका की सियासत भी तो कुछ तब्दील हो रही है। बाइडन साहब जो हैं वो तो टस से मस नहीं होंगे क्योंकि उनको अपने वोट्स का अंदाजा है, जैसे ट्रंप साहब को भी था। लेकिन अगर आप अमेरिकन सियासत में देखें, अमेरिकन स्ट्रीट पे देखें, आपने इस वीकेंड पे जो मुजाहिरे देखे वो कहीं बड़े थे जो पहले होते थे इन मामलों में। तो एक तरह से अमेरिकन जो अवाम है उसको भी कुछ को कम से कम अंदाजा होना शुरू हो गया है कि यार ये जुल्म की हद क्रॉस हो चुकी है।
तो उस मौके का हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि उस मौके को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी जो अवामी रद्दअमल है उसमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जैसे आप अमेरिकन स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब वो यूके की पॉलिटिक्स हो, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये सरबराह मुमलिकत का मामला है और उनके सोचने की बात है? अगर उस लेवल पर कोई नहीं पिघलता है या वो बर्फ नहीं पिघल पाती है तो फिर ये मामला तो हल तलब ही रहेगा। यार बहुत एहतराम के साथ मेरे ख्याल में उल्टा है। अगर तो आप ये सरबराहान मुमलिकत पे इंतजार करेंगे तो करते रहें। 70 साल पहले किया, 70 साल और कर ले, नहीं कुछ होने लगा, कुछ नहीं करने लगे, ना उनके करने लगे ना हमारे करने लगे। 2 टस्वे वो बहाएंगे, 2 टस्वे आप बहाएंगे। अगर कुछ होगा तो हमारी ही आवाज से होगा। और मेरे ख्याल में ये जो रवायती गम गुस्सा है कि एक आपने ट्वीट कर दी, एक आपने गम का इजहार कर दिया, 2 आपने अमेरिका को गालियां दे दी, 3 आपने इजराइल को गालियां दे दी और फिर आपने जो है जो अपनी तमाशबीनी है अपनी सियासत की उसमें आप मशगूल हो गए। तो हमारी आवाज को हमें अपने आप से भी सवाल करना चाहिए कि ये कितना कोई मुअस्सर है और कितना कोई ऑनेस्ट है हमारा ये गम गुस्सा। अगर हमारा गम गुस्सा ऑनेस्ट होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि तोड़फोड़ करनी है, उसका ये मतलब है कि अगर हमारा गम गुस्सा ऑनेस्ट होगा तो हमारे अपने सरबराह जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि वो एक मुअस्सर तौर पे आवाज उठाएं। अगर सरबराह ने मुमलिकत कुछ नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कुछ कर रहे कि उनको पता है कि ये जो है अब एक आदत बन गई है, 2 आंसू यहाँ बहाओ 2 आंसू वहां बनाओ। ये मतलब नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर 2 ग्रुप्स नाउ। अगर आप यूरोपीय यूनियन, एक चैनल तो यूरोपीय यूनियन का चैनल है, दूसरा मुस्लिम उम्मा की जब बात होती है हम OIC की बात करते हैं या अरब लीग की बात करते हैं। सर एज फार एज यूरोपीय यूनियन इज कंसर्न तो आप देखें कि उसमें अगर इसराइल की तरफ से गजा के ऊपर कोई स्ट्राइक्स होती हैं तो इसराइल को बैड बॉय के तौर पर देखा जाता है। अगर हमास की जानिब से तिल अवीव के ऊपर कोई स्ट्राइक्स होती हैं तो फिर हमास को जो है बैड बॉय के तौर पर देखा जाता है। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यूरोपीय यूनियन तो इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके नैरेटिव को टो कर रही। देखिए वो दोनों तब बदलेंगे कुछ और। मेरा कहने की गुजारिश ये है कि ये उम्मीद करना कि जी अच्छा इंतजार करते हैं जब तक सरबराह जो है यूरोप के या अमेरिका के बदल जाए, जिस दिन वो बदल जाएंगे उस दिन कुछ हो जाएगा। हाथ पे हाथ भर रहे मुंतजर फर्दा है, उससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अपना भी तो देख लें ना। अगर सच्ची बात करें, आपने गमो गुस्सा देखा है कोई? आपने उस किस्म का गमो गुस्सा देखा है जो हमने पिछले 4-5 महीने में दूसरी चीजों पे देखा? हमारे भी तो गमो गुस्सा एक रवायती बन गया ना। आज हमारे यहाँ सर कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें कंसेंसस हुआ है कि जुमे के रोज़ एहतजाज होगा। आपको याद होगा कि कश्मीर के मामले पर भी हमें जुमे के रोज़ जो है वो बड़ा रैलियों का इनेकाद किया, लोग बाहर निकलते हैं बाद नमाज जुमा और उसके बाद 5 मिनट की खामोशी भी होती है। क्या इसी अवामी रद्दअमल की बात आप कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है? यार सच्ची बात है, 5 मिनट की खामोशी से हल होने वाला ये मसला नहीं है। आपके ख्याल में 5 मिनट की खामोशी करके कश्मीर हल हो गया? 5 मिनट की खामोशी करके या हड़ताल करके? डॉक्टर साहब दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो हमें एक तरह से अपने सियासतदानों पे देखें, हमने कई बार सियासत रोक देते हैं ना। जब कोई और मसला होता है तो सियासत रुक जाती है, सारी की सारी सियासत रुक जाती है। हमने उस किस्म का गमो गुस्सा दिखाया है जिससे हमारी अपनी सियासत जो है वो मजबूर हो जाए कि वो दूसरे ममालिक की सियासत को कहे कि यार ये मसला जो है ये इस तरह नहीं जाएगा। मैं आई नो कि आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आसान हल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ गुस्सा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आई थिंक कि एक जो रवायती एक साइकिल बन गई है कि हमने गम का इजहार किया, 2-4 ने गुस्से का इजहार किया, अमेरिका ने अमेरिकन सियासत की, यूरोप ने यूरोप सियासत की और फिर हम आगे चले गए। शायद इस वक्त दुनिया जो है वो इस तरह बदल गई है कि ये इस मसले को हमें आलमी सियासत का मसला नहीं देखना है, इसको हमें ह्यूमन राइट का मसला देख के एक इंसानी सतह पे इसको उस तरह किसी तरह उजागर करना है कि जो हमें इस वक्त यूरोप में या अमेरिका की स्ट्रीट पे जो हमें गुस्सा नजर आ रहा है, उस गुस्से को हम पहले खुद अपना लें और फिर उस गुस्से की आवाज में अपनी आवाज मिला के एक आलमी आवाज। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, ये गुस्सा और ये रोना हमने किससे करना और कहाँ सुना जाएगा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात से गुस्सा करें? क्या आप इसराइल को तस्लीम क्यों करते हैं? सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, क्या मोहम्मद बिन सलमान साहब से गुस्सा करें कि हुजूर वाला आप थोड़ा सा मोबिलाइज हो, एक्टिवेट होने की जरूरत है आपको, अरब लीग को मुतहर्रिक करें, OIC की सतह के ऊपर जो है वो सिर्फ करारदादें ना पेश करें, इससे आगे बढ़ें? क्या इस जगह पर गुस्सा सुना जाएगा या फिर अक़वाम आलम की जहाँ तक बात हो रही यूरोपीय यूनियन के अंदर और फिर बाइडेन साहब से गुस्सा करेंगे और वो सुन लेंगे? नहीं, वो नहीं सुनेंगे, आपके सलमान साहब भी नहीं सुनेंगे। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आसान नहीं है।
और आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ आसान नहीं है। मेरे ख्याल में गुस्सा जो है वो सिर्फ लोकल हद पे सुना जाता है। जब गुस्सा इस हद पे आपकी अपनी सियासत में सुना जाएगा कि आपके सियासतदान जब बाहर से बात करेंगे तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो गुस्सा अगर इस्लामाबाद में होता है, लाहौर में होता है, दमिश्क में होता है, कायरा में होता है, रियाद में होता है, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि लीडरान बदलेंगे, मेरी गुजारिश है कि लीडरान कैसे बदलेंगे? लीडरान तब बदलेंगे जब जो स्ट्रीट है, जो अवाम है, वो उनको मजबूर करेगी बदलने पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और सादा सा सवाल आपके सामने रखता हूं सर। डोंट यू थिंक कि इस वक्त ये मामला सिर्फ फलस्तीनियों के अपने हद तक मामला है? इस वक्त सिर्फ फलस्तीन वर्सेस इजराइल, इजराइल तो शायद सिर्फ अकेला नहीं होगा, लेकिन फलस्तीनी इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड खुद को महसूस कर रहे होंगे। देखिए, एक तरफ इजिप्ट है, फिर सीरिया है, फिर अगर उससे बाहर निकल जाए तो यकीनन किसी ना किसी हद तक जो दीगर अरब ममालिक हैं वो भी हैं, लेकिन ये अरबों की जंग नहीं है बड़े अरसे से। अगर इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, ये सिर्फ फलस्तीनियों की जंग है जो वो बड़े अरसे से, गुज़श्ता 73 साल से तो इसराइलियों से लड़ रहे हैं। सर, अब क्या ये तासुर दुरुस्त है? 100% आपकी बात दुरुस्त है। ये जो जंग है ये फलस्तीनियों की जंग है। जब उठी है आवाज तो फलस्तीनियों की उठी है, जब लहू बहा है तो फलस्तीनियों का बहा है। और ये ना सिर्फ ये कि अरब ममालिक की जंग नहीं रही, मैं तो दुरुस्त सच्ची बात ये होगी कि ये मुसलमान ममालिक की भी जंग नहीं। इन अ वे अगर आप फलस्तीनी हैं तो आपका एतमाद उठ चुका है इस सो कॉल्ड मुसलमान दुनिया से, आपका एतमाद उठ चुका है सो कॉल्ड मुसलमान उम्मा से। अगर आप कश्मीरी हैं तो मेरे ख्याल तब भी आपका एतमाद उठ चुका है। और सच्ची बात यह है कि मुसलमानों का, आम मुसलमान का एतमाद उठ चुका है मुसलमान दुनिया से। इसलिए मैं बारी बारी जो गुजारिश कर रहा हूं कि मसला जो है वो लीडर्स नहीं हल करेंगे, वो अवाम हल करेगी। और उसका मतलब तोड़ फोड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप जब अपनी सियासत में इस मसले को एलिवेट कर देंगे उसी तरह जिस तरह आप दूसरे मसलों को करेंगे, तो आप अपने लीडरान को मजबूर करेंगे। ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक और दुख और एक कर्ब है जो डिजिटल मीडिया से भी है शिकवा, एज फार एज आई एम कंसर्न, वो डिजिटल मीडिया से भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है। और आई होप कि आप शायद उसमें आपकी वेटेज ऐड हो जाए तो वो मजीद स्ट्रांग हो जाए। देखिए, जब मेन स्ट्रीम मीडिया या डिजिटल मीडिया ये कहता है कि हमास की तरफ से इतने रॉकेट फायर हुए कि उसके बाद इसराइली सफ़ों के अंदर खलबली मच गई, तो डोंट यू थिंक इस तरह की बातें करना, और आपको पता है कि हमास कितनी पावर है उसकी और इसराइल उसके मुकाबले में कितनी मल्टीप्लायर है, तो आपको नहीं लगता कि फिर इजरायली मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है जब इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से जाती हैं, वो डिजिटल मीडिया दे रहा हो या मेन स्ट्रीम मीडिया दे रहा हो? जरूर तकवीयत मिलती है। देखें, लेकिन एक बात ये भी है कि इन अ वे आई थिंक ओवरऑल जो डिजिटल मीडिया है, स्पेशली सोशल मीडिया, इस वक्त जो है वो उसने फलस्तीन की कॉज को ज्यादा उजागर कर दिया। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ कहा है, इसलिए कि वो अब रोक नहीं सकते। कि वो जो एक घर पे बैठ के एक वीडियो बना लेता है अपने रोते हुए बच्चे की, वो जब वायरल होती है तो उसको डिजिटल मीडिया जो मर्जी चापलूसी कर ले, रोक नहीं सकता। सो इन अ वे आई थिंक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, आपकी बात यकीनन दुरुस्त है कि एक जो बायस है, जो हमें सोसाइटी में बायस नजर आता है, ना सिर्फ ये बायस के, देखिए ना, एक बायस ये है कि मुसलमान एज अ कम्युनिटी जो है उनका एक नेगेटिव इमेज बनाया गया, उसमें हमारी भी कोताही है, लेकिन एक बनाया भी गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तिताम पे एक और सादा सा सवाल है। आपको लगता है सर इस वक्त जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, ये मामला अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है या फिर कोई जंगे अजीम सोम की तरफ गामजन है सर? यार आई डोंट नो। दोनों चीजें जो हैं मुझे नहीं पता क्या होंगी, और इख्तिताम अगर है तो इख्तिताम क्या होगा। कई बार मुझे डर लगता है कि दुनिया के पास इस वक्त और इतने मसाइल हैं, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने अपने मुल्कों में, अमेरिका अपने मुल्क में डिस्ट्रैक्टेड है, हम अपने मुल्क में डिस्ट्रैक्टेड हैं, कि इसका इख्तिताम जो है वो सिर्फ ताकत के जरिए ना हो जाए। और कई बार ऐसा लगता है, आप इसराइल के जो है और खुसूसन नेतन्याहू साहब के जो कार्रवाई है उससे कई बार ये लगता है कि वो चाहते हैं कि यार इस पे जो है इसको फोर्स कर दो इशू। और इन अ वे आई थिंक इसका मेरी उम्मीद तो ये होगी कि इख्तिताम नहीं, हल हो इसका। इन अ वे ये तारीख जो है इसको माफ नहीं करेगी,
उस ज्यादती को माफ नहीं करेगी। और हम जो है मुसलमान दुनिया में, हमें मेरे ख्याल में ये साबित करना है कि ये सिर्फ इस्लाम का या मुसलमान या का मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ अहम क्यों है। हिसाब मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ की परवाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ऑपोजिशन लीडर लंदन उड़ान भर सकेंगे और ना ही कतर में कयाम कर पाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तस्दीक की है। वज़ीर दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की वजूहात भी बयान कर दी हैं। शेख रशीद शहबाज शरीफ का नाम ECL में क्यों डाला गया है, उन्हीं की जुबानी सुनता है। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। उधर आज सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले की गूंज रही। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वफाक ने वजारत दाखिला के जरिए दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब मांगा, ना ही कोई रिपोर्ट बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला यकतरफा तौर पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है और वह नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन है, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से 2 दरखास्तें दायर की गई हैं, जो तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दायर की गई है, जबकि दरखास्त में 6 सरकारी अफसरान, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। हुकूमत एक जानिब ऑपोजिशन लीडर का नाम ECL में शामिल कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब फैसलों के खिलाफ आला अदालतों से रुजू भी कर रही है। यही नहीं बल्कि हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में इदारों को पैगाम भी दे रही है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात की, वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गारंटी का जवाब भी नहीं देते और वापसी का कोई पक्का भी नहीं पता कि ये भी चले जाए, और फिर क्या होगा, फिर यही मीडिया और फिर आप लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे। ओहो हो, ये तो कोई मुकमुका हो गया। नवाज शरीफ साहब भी किसी मुकमुका के तहत भाग गए और ये एक नया मुकमुका तय हो गया और ये भी बड़े चले गए। तहरीक इंसाफ किसी मुकमुका के लिए तैयार नहीं है, पर यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है क्या और इदारों ने भी इस पे अपना किरदार अदा करना है? क्या अदलिया को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी? करप्शन के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने ठेका लिया हुआ उठाने का? पाकिस्तान के वसाइल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने उठानी है? नहीं, अकेले हम नहीं दे सकते। ये एक कौमी एफर्ट है। करप्शन के खिलाफ जिहाद एक कौमी फरीजा है। अब हुकूमत की जानिब से इदारों पर तनकीद के मकासद क्या है? क्या हुकूमती तर्जुमान जानबूझकर इदारों का तासुर खराब कर रहे हैं? इदारों की साख खराब करने का नुकसान कैसे होगा अल्टीमेटली, खासतौर पे अदलिया के पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो बातें की जाती हैं, इसका नुकसान कौन उठाएगा? बात करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से गुड कोर्ट्स और बैड कोर्ट्स का तासुर दिया जाता है, यानी एक कोर्ट डिसीजन देती है वो एक खास जमात को काबिल कबूल होता है, जब वही दूसरी कोर्ट देती है वो नाकाबिल कबूल होता है और फिर मिलाइन करने की कोशिश की जाती है खासतौर पे अदलिया को। ये किस कदर नुकसानदेह है और अल्टीमेटली कौन नुकसान उठाएगा इरफान कादिर साहब? मैं नहीं समझता कि ये इन मामलात में तौहीन अदालत होनी चाहिए। अदलिया को चाहिए कि अपने फैसलों में एक तसलसल कायम करे और इस तरह के फैसले जो कि आपस में मुतसादम हो, जिनमें तजाद हो, तो उस पर अगर उनका क्रिटिसिज्म होता है तो बिल्कुल होना चाहिए और उनको इस क्रिटिसिज्म से मैं समझता हूँ कि अपनी दुरुस्तगी करनी चाहिए और ऐसे तमाम फैसले जिनकी वजह से क्रिटिसिज्म होता है उनको रिविजिट करना चाहिए। मुझे ये बताएं ना सर कि ये जो डिसीजंस आ रहे हैं, क्या ये जो बात आप कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उसमें दिखाई देता है सर डिसीजंस के अंदर? खासतौर पे मैं शहबाज साहब की बेल के डिसीजन की बात नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो लॉयर्स मूवमेंट को सबसे पहले आप कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो उसके जो मेन रोल जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था लॉयर्स मूवमेंट में, वो 2 लोग खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एतजाज अहसन साहब और अली अहमद कुर्द साहब।
दोनों ने ये कहा है कि जो मकासद हम चाहते थे लॉयर्स मूवमेंट के जरिए हासिल करना, जिस तरह की अदलिया हम चाहते थे मार्जे वजूद में आए, वो मकासद हासिल नहीं हुए। तो लॉयर्स मूवमेंट का तो ये हो गया। अब रहा अदलिया के फैसलों में ये जो एक तजाद नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं, और खास तौर पे भी रिसेंटली एक केस में जजेस आपस में लड़ते हुए भी नजर आए, तो उसकी वजह यह है कि जब अदलिया की बहाली हुई थी तो उस वक्त सबसे आगे PMLN थी, और PMLN का सबसे ज्यादा रोल उस वक्त था, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस पॉइंट पे जबकि उनकी हुकूमत थी 2008 में, वो 2009-2008 वो इंटरेस्टेड नहीं थे अदलिया की बहाली में उस वक्त, और मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं मूवमेंट चलाऊंगा, और फिर उन्होंने फोर्स किया पीपल्स पार्टी को कि वो अदलिया की बहाली कराएं, और फिर जितनी पिटीशंस जो थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई, अक्सर पिटीशंस जो है वो कामयाब हुई। उसके बाद जब हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी तो PTI की पिटीशंस आना शुरू हो गई, और PTI की पिटीशंस में कुछ ऐसी कामयाबियां हुई कि उसके बाद यानी पहले तो यूसुफ रजा गिलानी साहब और पूरी हुकूमत को अदालत ने घर भेजा, फिर मियां नवाज शरीफ को घर भेजा। तो वो इनके PTI की उस वक्त अदलिया जो है उसका नजर आ रहा था कि पॉलिटिकली वो एक जो फैसले हैं वो PTI की फेवर में आ रहे हैं, क्योंकि नून लीग एलियनेट हो चुकी थी, और नून लीग जो है वो बल्कि उनको क्रिटिसाइज कर रही थी जजेस को, और फिर चंद नून लीग के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, लीडर्स हैं, उनको फिर कंटेम्प्ट की सजाएं भी हुई। तो इरफान साहब इसी पर्सपेक्टिव के अंदर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई डिसीजन सामने आता है तो नून लीग उसको एक और एंगल से देखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट करती है। जब लाहौर हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए LHC की तरफ से कोई मस्बत बात नहीं आती है। खासतौर पर सर ये जो पर्टिकुलर केस है शहबाज साहब वाला, आपने कहा एक पर्टिकुलर केस के अंदर जजेस के दरमियान नोक झोंक रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक जज ने डिसेंटिंग नोट लिखा, उसके बाद आप देखिए कि रेफरल होता है, रेफरी जज जो है वो डिसीजन देते हैं, और उसके बाद एक लंबी चौड़ी बेल की ऑर्डर आता है सामने। अब आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको, तो क्या PTI को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा, या लाहौर हाई कोर्ट में जो मुतफर्रिक दरखास्त है नून लीग की वो रिलीफ मिल जाएगा और उस बेसिस पर ये लंदन चले जाएंगे? कि पहले सवाल का जवाब ये है कि अदलिया को सियासतदानों के झगड़ों में, खास तौर पे इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस के मामला, क्वालिफिकेशंस के मामला, इसमें आना ही नहीं चाहिए था इनको। अखाड़ा, अदालत को अखाड़ा बनने ही नहीं देना चाहिए था कि सियासी जो ये जो रेसलिंग हो रही थी, या जो सियासी जो ये जो नौयत के केसेस यानी ये जो झगड़े हो रहे थे, ये अदालतों में नहीं आने चाहिए थे। खास तौर पे डिस्क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, MNA, ये सारा, ये पूरे का पूरा जो एक सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सेपरेटली डील किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहीं जिक्र नहीं किया, इसमें हाई कोर्ट्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन अदालतों ने खुद ही ये चीज अपने ऊपर ले ली, और फिर जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई कुछ को किया और कुछ को नहीं किया तो फिर बड़ा शोर मचा। मसलन ये PTI में देख लें, आपके इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते लेकिन जंजीर तरीन हो जाते हैं। तो इस तरह से ना ये जो फैसले थे इनमें एक वो कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती थी। अब जो फैसला अभी लेटली हुआ है ये शहबाज शरीफ साहब का, इसमें जो बेसिक फैक्ट्स हैं जरा उस पर आप गौर कीजिए। वो अदालत में जाते हैं, वो कहते हैं जी मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मैंने कोई इलाज कराना है, अदालत उनको जमानत दे देती है। अब जब अदालत जमानत दे देती है तो उसके बाद जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। उस वक्त तक जो मुझे पता है जो कि उनका नाम कोई ECL वगैरह पे नहीं था। तो जब उनका नाम ECL पे नहीं था तो हुकूमत को चाहिए था कि जैसे ही ये ऑर्डर आया है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को चाहिए था कि एयरपोर्ट्स को इंस्ट्रक्ट कर देते कि भाई अब ये ऑर्डर आ गया है और उनका नाम ECL पे भी नहीं है तो लिहाजा उनको रोका ना जाए। इन एनी केस उसके बाद सुना है उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया, यानी कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद ECL में डाल दिया। आज ही हुआ है जी। अब ठीक है ना जी, आज हुआ है ना। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर आप ये नाम ECL में डाल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप खुश नहीं है कि उनको जमानत मिली है, और उनको जमानत की वजह से अब वो मुल्क से बाहर जा सकते थे, आपने उसको रोक दिया है। तो अगर आप उनका नाम पहले ECL में डालते तो फिर तो बात और थी, लेकिन ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इससे कम से कम हुकूमत का जो एक रोल है कि हुकूमत जो है वो
जस्टली, फेयरली, इंसाफ के साथ चलेगी और फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगी अदालतों में सारा, वो वाली चीज जो है, वो हुकूमत का जो रोल है इसमें, वो कोई इतनी अच्छी शक्ल हुकूमत की सामने नजर नहीं आती। और हुकूमत के अपने डिसीजंस में कॉन्ट्रडिक्शन है। हुकूमतों को सियासी राइवल्स को पछाड़ने के लिए इस तरीके से कानून को मैं समझता हूं कि उसको मोल्ड नहीं करना चाहिए जिससे कि ये इंप्रेशन मिले कि हुकूमत और अदालत में जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादरी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादरी हमारे साथ मौजूद थे। सारे मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब का लंदन ना जा पाना, उसके बाद उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बयानिए की पसपाई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत वक्त है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही? देखिए, हुकूमत जिस चीज का नाम होती है वो हमेशा इस बात के ऊपर उनका फोकस होता है कि वो क्या मंशूर लेके आए हैं, अवाम से क्या वादे करके आए हैं, क्या उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान दावे किए थे, और उनके ऊपर हमेशा वो फोकस रखते हैं। मैंने अपनी सियासी तारीख में ऐसे नालायक लोग नहीं देखे कि जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक खानदान के खिलाफ कार्रवाई करना है, और जो मैं ये कहूँगा कि ऊपर से नीचे तक जिनमें बुग़्ज़ और अनाद और कीना परवरी इस हद तक भरी है कि सिवाय शरीफ खानदान को टारगेट करने के इनका और कोई मकसद नहीं है। और आए दिन नए झूठे नित नए इल्ज़ामात, और वो सब झूठ पे मबनी लगाते हैं। जब वो मुकदमात अदालतों में जाते हैं तो उस वक्त इनके पास सबूत नहीं होते, और अदालतों से जमानत भी मिलती है। अदालतों से जो फैसले हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, हमजा साहब, मरियम बीबी, उनके हक में आते हैं, फिर कोई नया मुकदमा खोल लेते हैं। अब आप ये देखें कि नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, उससे पहले किसी डील का शख्साना करार दिया जाता है ना। ये ना सिर्फ हुकूमत वक्त कहती है बल्कि आपके अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती रही कि जो रिलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलता है कोर्ट्स की तरफ से, ये ऐसे ही नहीं है बल्कि किसी डील का शख्साना है। और जिस तसलसल के साथ मिलता है कि पहले हमजा साहब आते हैं, फिर छोटे मियाँ साहब आते हैं, फिर मरियम बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक ये कहा जाता है कि नैब 10 रोज पहले बताएगी, तो ये ऐसे ही थोड़ी होता है सर। देखिए जी, अदालतों से तो जो हमें रिलीफ मिला है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला दे रही है कि अगर आपने गलती से अपना कोई असासा जाहिर नहीं किया तो आप ताहयात आपको नाअहल नहीं किया जा सकता। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया इस बात पे कि आपके अकाउंट में एक ऐसी तनख्वाह जो आ सकती थी आपने ली नहीं। इससे बड़ा मजाक आपने कोई पाकिस्तान की तारीख में देखा है? अब डॉक्टर साहब इसी पर देखें, ये तासुर दिया जाता है कि गुड कोर्ट्स और बैड कोर्ट्स हैं, यानी लाहौर हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन देगी तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको सराहेगी, अप्रिशिएट करेगी, और फिर हुकूमत वक्त ये कहेगी कि ये तो उनके हक में आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हुआ है, इसके दरपर्दा को नासिर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा तो उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं मानेगी। तो क्या वजह है सर ये सियासी जमातें गुड कोर्ट्स और बैड कोर्ट्स का तासुर देती? आपने मुल्क के इदारों का, हुकूमत मेरी मुराद है, वैसे ही बेड़ा गर्क कर दी है। अब आप अदालतों को और अदलिया को इस हद तक ना लेके जाएं कि आप उन्हें लेबल कर दें कि फलां अदालत में केस जाएगा, वही केस वो ये फैसला करेगी। नहीं, लेकिन आप भी तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो डिसीजन उसकी तरफ से आया है वो भी आपको कोई फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा। देखें जनाब, फैसला कोई भी अगर मेरे खिलाफ आता है किसी भी अदालत से और मैं उस फैसले पे मुतमिन नहीं हूँ, तो मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं उस फैसले के खिलाफ बात भी करूं और उसे हायर कोर्ट में अपील भी करूं। ये बाहियत पाकिस्तान के शहरी मुझे हक हासिल है कि मैं उस फैसले पे कमेंट करूं कि ये फैसला जो मेरे हाथ में नहीं आया ये गलत है, और मैं उसके खिलाफ अपील करने का हक भी रखता हूं। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट डिड सर, कि उन्हें लगा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। देखिए, आप जहां तक इस फैसले के चैलेंज का ताल्लुक है, मैं आपको यही कह रहा था कि हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट ऑफ लाहौर में शहबाज शरीफ साहब का नाम जो एक सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट है, जिसमें आप सियासतदानों के और लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे यानी पोजीशन रखने वाली, अब तो ECL में ना सर, आज तो ECL में चला गया ना सर। नहीं, आप पहले देखें कि ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है। वहां से बदनीति नजर आती है ना, मैं इसलिए वो इजहार कर रहा हूँ कि वो आप टेररिस्ट या इस टाइप के लोगों का करते हैं। उस पर भी गवर्नमेंट ने कहा, उस पर उन्होंने कहा ये PNIL में था, ब्लैक लिस्ट में नहीं था। अच्छा, वो हुआ जी, उन्हें खैर झूठ बहुत बोलते हैं। ये अदालत में तो उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में यही कहा था कि ब्लैक लिस्ट में था। बहरहाल वो जब अदालत ने कहा कि नहीं आप जा सकते हैं, अब उसके बाद आप देखें कि ईद की छुट्टियों में
जनाब वो सर्कुलेशन समरी के जरिए भाई इतनी आपको कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है कि आप जो है ईद की छुट्टियों में डॉक्टर साहब इसका जवाब आज वफाकी वजीर दाखिला ने दिया और उन्होंने कह रहा है कि हुदैबिया पेपर मिल केस में जो नामजद मुल्जिमान हैं उसमें शरीफ फैमिली के पहले ही 5 लोग तो बाहर बैठे हुए हैं। अगर शहबाज साहब भी चले जाते तो खदशा ये है कि इन्होंने वापस नहीं आना था, जिसकी वजह से आनन फानन ये करना पड़ा। और अगर वो कहते हैं करप्शन रोकनी है तो छुट्टियों के दिनों में भी रोकी जा सकती है। पिछले 3.5 साल में जितने झूठे मुकदमात ये बना सकते थे इन्होंने बनाए, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज साहब के खिलाफ, मरियम बीबी के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ और खानदान के दीगर लोगों के खिलाफ। अगर उन केसेस में से कुछ निकलता, कोई चीज साबित होती, वो करप्शन साबित होती, कोई माली बदउनवानी बेज़ाब्ती साबित होती, तो आज ये हुदैबिया पेपर मिल्स जैसे दफन हुए गड़े मुर्दे ना उखाड़ते। डॉक्टर साहब ये तो चले शरीफ खानदान इसको साबित करेगा। मैं इख्तिताम में इख्तिसार से आपसे जानना चाहूंगा कि गुज़श्ता रोज मरियम बीबी जावेद लतीफ़ साहब की रिहाइशगाह पर जाती हैं, वहाँ पर जो कुछ हुआ मतलब एक रैली की सूरत में और फिर गवर्नमेंट ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन वहाँ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और फिर जो शहबाज शरीफ वाला स्टेटमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब आप यकीनन उन पर तासुर भी है कि मफामत की बात करते हैं, दूसरी तरफ से बड़ा सख्त रद्दअमल आता है, बड़ा सख्त बयान दिया जाता है, तो क्या ये गुड कॉप बैड कॉप ही हैं या फिर जो शहबाज साहब कर रहे थे एक दफ़ा फिर मरियम बीबी ने आके बताया कि नहीं हम मौजूद हैं और हमारा बयानिया बजामती बयानिया ही? देखें जी, ये जो आप मीडिया के जो भाई हैं वो अपने तौर पे ये एनालिसिस और ये तमाम टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज निकालते हैं जो आपने निकाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और शहबाज साहब इस वक्त पार्टी के सदर हैं, और वो बयानिया बिल्कुल सीधा साधा है कि पाकिस्तान का चलाने के लिए एक मैनुअल है जिसका नाम है आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और हमारा बयानिया ये है कि उस आइन के अंदर अफराद की और इदारों की जो जो जिम्मेदारियां दर्ज हैं उनके अंदर रह के अपना अपना काम करें और उन आइनी वजूद से बाहर ना जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम मामले की जाने बढ़ते हैं। हुकूमत के लिए रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबा एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है। हुकूमत पर वफाकी काबीना के चंद अफराद को नवाजने के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इल्जाम है कि रिंग रोड का रूट तब्दील करके दोनों हुकूमती ओहदेदारान या उनके रिश्तेदार नए मंसूबे से रियल एस्टेट सेक्टर ने फायदा उठाया है। हुकूमती रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी को तब्दील कर दिया गया, जबकि आज गुलाम सरवर खान ने तमाम तर इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। दूसरी जानिब आज जुल्फी बुखारी ने भी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वो अपने ओहदे से रिजाइन दे चुके हैं। उनका कहना है कि वो इंक्वायरी से कबल मुस्ताफ़ी होकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। नैब ने भी रिंग रोड मंसूबे की लागत में 50 अरब इजाफे की तहकीकात की मंजूरी दे दी है, क्योंकि हुकूमत पर प्रेशर था कि यहाँ पर नैब केस क्यों नहीं बन रहा है। नैब ने भी एक्शन ले लिया है। हुकूमत मामले की शफाफ तहकीकात की बजाय मलबा एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी पर डाल रही है। इस वक्त पंजाब के 2 अहम अजला अटक और रावलपिंडी में कोई भी इंतजामी अफसर जो इंतजामी सरबराह है वो मौजूद नहीं है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती है? ब्यूरोक्रेसी के साथ महाजराई हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? क्या जुल्फी बुखारी का इस्तीफा तहकीकात में मुआविन साबित होगा? नैब की तहकीकात किस हद तक शफाफ हो सकती हैं? क्या हुकूमत की तहकीकाती टीम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकती है? यकीनन इन सवालात के जवाब हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात और के साथ महाजराई किसी भी सूरत बेहतर दिखाई नहीं दे रही। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, बिटकॉइन की बात करेंगे। हमारे साथ वकार ज़का साहब जो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट है वो मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। ख्वाहिश तो थी कि उन्हें वजीर आजम बनाया जाए ताकि वो वजीर आजम बनकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकें। ये मुतालबा, ये ख्वाहिश और ये तमन्ना मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार ज़का की थी, लेकिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में सवाबदीदी ओहदा लेने पर ही इक्तफा किया है। वकार ज़का को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि वो मुल्क के लिए अपनी इन खिदमात का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश रखने के लिए वकार ज़का ने यह ओहदा क्यों कबूल किया है? क्या वो अपनी माहिराना आरा के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल सकते हैं? वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए सूबे का मुकद्दर कैसे तब्दील करेंगे? इसी मामले पर बात करेंगे। खुद वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं, करेंसी एक्सपर्ट हैं
और 2016 से मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उनको बतौर क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मदऊ भी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने हैं और जो क्लेम्स हैं उससे मुताल्लिक भी बात करनी है। रिसेंटली जो IT सेक्टर के अंदर आपने कुछ क्लेम्स किए, लेकिन उससे पहले जो जिसे कहते हैं ना पब्लिक पल्स है, लोग जानना भी चाहते हैं कि वकार ज़का साहब जो है उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, ख़ासतौर पे IT के मैदान में, और उनकी क्या एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जिनकी बुनियाद पर वो ये क्लेम करता है। पहली बात तो ये कि ये जो पूरा क्लेम जहाँ से शुरू हुआ है उसमें मैं ये बता दूं कि NLD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर हैं सरोज लोधी साहब। तो उनसे काबिलियत का जो है मेरा एक सर्टिफिकेट लिया जा सकता है कि ब्लॉकचेन पे कितने अरसे से NLD में हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोई डिग्री नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में कोई डिग्री आपको मिलती नहीं है। मैं NLD यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और उसकी बात जो है वहाँ पर ही मैंने जाकर जब ये तालीमात अपनी सारी अपने एक्सपीरियंस से हासिल की बिटकॉइन और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद NLD में जाके मैंने ये कोई 3-4 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो ज़्यादा मेरे बारे में अच्छा NLD जो यूनिवर्सिटी है वो बता सकती है कि वकार ज़का को वो क्यों बुलाते हैं ब्लॉकचेन की तालीमात के लिए। और ब्लॉकचेन पे जो डिग्री लॉन्च होने वाली है NLD यूनिवर्सिटी की, जो भी थोड़ा रुकी हुई है, वो किसने आइडिया दिया हुआ है, और NLD यूनिवर्सिटी के NFTs नॉन फंजिबल टोकन जो है वो कौन लॉन्च कर रहा है। तो ज़्यादा अथेंटिक जो है वो वाइस चांसलर साहब बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो की तो कोई दुनिया में स्कूल या डिग्री नहीं है। अच्छा, दूसरी बात रही कि जी बोलिए वकार साहब, आपने ये दावा किया ना कि अगर आपको मौका फराम किया जाए तो आप पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि माजी में बहुत सारी हुकूमतें और हुक्मरान आए जिन्होंने ऐसे टॉल क्लेम्स किए और ये कहा कि हमें कशकोल लेकर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वकार ज़का जब ये कहते हैं तो ये कोई सियासी बयान होता है, ये सियासी दावा होता है, या इस दावे में कोई हकीकत और जान भी है वकार ज़का साहब? देखिए, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो भी आपके सामने दावा करे उससे बोले ये कर्जा उतारोगे कैसे। मेरा मानना ये है कि मैं तो एक सिंपल फार्मूला दे देता हूँ। मैंने 2016 में वीडियोस आज भी मौजूद है, मैंने मरीम नवाज साहिबा से मिलकर आया 2015 में सॉरी, और मिलने के बाद उनको बताया कि इस वक्त एक बिटकॉइन $200 के करीब चल रहा है। वो वीडियोस मौजूद हैं कि जब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आज अगर इसमें पैसा लगा दें तो आप जो है अपना कर्जा उतार सकते हैं। ये एक स्पेकुलेटिव बात है, लेकिन उसके साथ मैंने कहा अगर उस जमाने में हाइड्रो पावर और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीनें लगा दी जाती खैबर पख्तूनख्वा में, जो मैं 2016 से कह रहा हूं, तो आप सोचिए इतने बिटकॉइन आप माइन कर चुके होते कि आज आपको कर्जा नहीं लेना पड़ता। इस आइडिया को कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट, कोई कंप्यूटर इंजीनियर वेरीफाई कर सकता है कि यार ये बात सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान अगर आज अपनी क्रिप्टो करेंसी जो हमने बनाकर दी हुई है हुकूमत पाकिस्तान को tenup.io के नाम से अगर लॉन्च करता है, तो इसकी एग्जांपल है वेनेजुएला। गूगल कीजिए वेनेजुएला पेट्रो। वेनेजुएला ने एक दिन में $735 मिलियन जमा किए। क्या इमरान खान साहब अगर बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा हूं और NLD के हम सारे जितने इंजीनियर्स हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हैं, आपको नहीं लगता कि एक दिन में इससे ज्यादा पैसे उनके नाम पे आ सकते हैं? तो मेरे पास तो फॉर्मूला मौजूद है। और दूसरी बात मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो बात शुरू हुई कि वकार ज़का क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वाली, इस पे हर जगह पर एक थोड़ा सा तो जिसे मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इसको गलत कहना की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो आपने जलना नहीं है और जलने के साथ साथ उल्टा पोस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो आज मैंने बात की है ये तो नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली ने जारी किया है 4 फरवरी को, और इसके अंदर जो मोहतरमा सुमैरा साहिबा MP हैं उनका रोल है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है, उसके बाद ये सिलसिला आगे चला। अच्छा, आपने जलने वालों की बात की है ना, तो जलने वाले उस पर ये तनकीद भी कर रहे हैं कि वकार ज़का साहब ने सबसे पहले पोस्ट की कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट तैनात कर दिया गया है। मैं बात कंप्लीट कर रहा था ताकि वो कंप्लीट हो जाए। वो ये है, मैंने उस पोस्ट में लिखा है, वो पहली बात तो ये आज क्यों पोस्ट की, 4 फरवरी को क्यों की नहीं, मैंने कभी भी इससे पहले पोस्ट नहीं किया कि मुझे हुकूमत ने ये किया, क्योंकि मैंने खुद जाके क्रिप्टो कमेटी बनाने की बात की है। मैंने ये कहा है कि आजकल कुछ ब्लॉगर्स ये डाल रहे होते हैं कि वकार ज़का KP के गवर्नमेंट से पैसे बटोर रहा है, और जब वो क्रिप्टो करेंसी के लिए इतनी बात करता है तो वो आने जाने का खर्चा ज़ियाउल्लाह बंगर साहब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली दे रही है। तो मैंने ये लिखा है कि आई वॉज हायर्ड फ्यू मंथ्स बैक, और मुझे जो है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो हुकूमत है उसने हायर किया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं। हर सूबे की अलग क्रिप्टो कमेटी नहीं बनेगी, ये इमरान खान साहब की बोलने पर उनके इजाजत से ही ज़ियाउल्लाह बंगर साहब ने बनाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं पैसे नहीं ले रहा भाई आने जाने के, मैं अपने खर्चे पे काम कर रहा हूं। तो मैंने तो ये बात बोली है, ये वरना पोस्ट करना होता तो मैं 4 फरवरी को पूरी अपने प्रेस रिलीज निकालता। मैंने तो कभी जताना नहीं था मेरे भाई। मैं तो ये बता रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा मुझे आने जाने का खर्चा नहीं दे रही, मैं वहां पर अपनी आप जाके कर रहा हूं, और
और ये सारे ब्लॉगर्स, अब मैं उनके नाम लूंगा तो एक अलग खप मच जाएगी। ये शुरू बात हुई है कल से, जब एक बंदे ने बोला वकार ज़का चार्ज कर रहा है केपी के गवर्नमेंट को। मैं चार्ज क्यों करूंगा जब मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हूं। अच्छा वकार ज़का साहब, देखिए एक तरफ आप क्रिप्टो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा हुकूमत पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, आप FBR की बात कर लें, वो सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को। तो फिर ये दोनों आपस में मुतजाद नहीं हो जाते? ये खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ तो कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं, एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा सिस्टम ही कैपेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है उसके साथ? नहीं, सिस्टम कैसे कंपेटेबल नहीं है, कौन कहता है नहीं है? पहली बात तो ये कि ये क्रेडिट जाता है पीटीआई के गवर्नमेंट को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो मैंने तरले कितने कर लिए, तो मरियम नवाज साहब के तरले कितने कर लिए, शायद उनको याद भी ना हो, मैं उनसे कितनी दफ़ा मिलकर आया हूँ और उनको बिटकॉइन समझ ही नहीं आता था। तो पीटीआई गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है। और मेरे साथ इस वक्त मैं जूम की हज़ारों मीटिंग्स दिखा सकता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग, स्टेट बैंक के लोग और ये सारे लोग ऑन एंड ऑफ मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं समझने के लिए कि इसको लागू कैसे करना है। देखें, कोई चीज़ अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं होती तो वो लीगल होती है। ये मैं कोर्ट से क्लेरिफिकेशन ले चुका हूं। मैं 2 साल कोर्ट में जाके जब 2 जज साहिबान को समझा सकता हूं क्रिप्टो करेंसी के और 4 वकीलों को फेस कर सकता हूं, तो इस वक्त पाकिस्तान में किसी ना किसी को आगे आगे टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने, देखें क्रिप्टो में मुझे अगर पैसे बनाने हैं मैं बनाता रहूं अपने, मुझे क्या जरूरत है अदालत में जाके ये केस लड़ने की, क्या जरूरत है पेशावर अपने खर्चे में जाने की? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये समझ पाएगा या आप उनको समझा पाएंगे, FBR को समझा पाएंगे, FIA को समझा पाएंगे? सर ये सब चीजें हो चुकी हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं। ये मैं फिर कहूंगा पीटीआई गवर्नमेंट से लाख इख्तलाफात, लेकिन उनकी काबीना में ज़ियाउल्लाह बंगश जैसे लोग मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि हमें कैसे काम करवाने हैं। स्टेट बैंक को 10up.io प्रेजेंट हम कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं। यही वजह है कि आपने रजा बाकिर साहब को सुना होगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी पे सोचा जा रहा है। हिंदुस्तान में ये पाबंदी लगी हुई है, यहाँ माइनिंग मशीनें लग रही हैं, यहाँ कमेटी बन रही है, तो इसका मतलब ये कि किसी ने जाके समझाया तो होगा ही ना। हाँ, पहले वो इसके अगेंस्ट थे कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इससे टेरर फाइनेंसिंग होती है, लेकिन हमने जाकर उनके डिफरेंट लोगों को समझाया, डिफरेंट लोगों को जाकर खुद टाइम दिया। मैंने कहा सर मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं अपना बिजनेस नहीं करने आ रहा। ये देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्रिप्टो की हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, और अगर कोई कहता है इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसका मतलब अमेरिका, यूके, बाकी तो सब जाहिल है, और जापान भी जाहिल है, रशिया भी जाहिल है, ऑस्ट्रेलिया भी जाहिल है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का टूल जो है वो आम कर दिया। तो स्टेट बैंक तैयार है, हम बिल्कुल इस चीज पे तैयार बैठे हैं कि पीटीआई की ये जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे ज़ियाउल्लाह बंगश और ये मैडम सुमैरा साहिबा जो है, इनके साथ मिलकर केपी के गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के लिए पॉलिसी मेकिंग करेगी भी, और ये बात साबित भी करेगी कि इससे मुल्क को कौम में कितना रेवेन्यू आ सकता है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी लेते ना सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिटकॉइन एकदम से बहुत ऊपर गया, बूम आया, और उसके बाद एलोन मस्क एक स्टेटमेंट देता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और जिस तरह से माइनिंग होती है, उसके बाद आपने देखा कि एकदम उसको रिवर्स गियर लगता है। तो इस सिलसिले में भी आप कुछ काम कर रहे हैं, शायद हाइडल पावर से इसको माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या प्रोजेक्ट है? जी अब मैं बताता हूँ, ये यहाँ एनआईटी यूनिवर्सिटी काम आती है ना, जहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की, और जाकर वहाँ अगर लिस्ट देखेंगे तो कितनी टॉप 10 में कहाँ नाम है मेरा वो देखेंगे। और सरोज लोधी साहब क्यों बात कर रहे होते हैं, ये सरोज लोधी साहब की टीचिंग्स हैं, जिसकी वजह से हमने हाइड्रो पावर का एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि दुनिया जो है इस वक्त कह रही है कि भाई बिटकॉइन की माइनिंग नहीं हो सकती, इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस नेमत से माला माल है कि एक ऐसा इलाका है सवात से आगे जहां ना माइनिंग मशीनें खराब होती हैं, ना उनमें कोई प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने अपने पैसे लगा के किया है, मैंने ये नहीं कहा हुकूमत पैसे दे, तो वो वहां पर हाइड्रो पावर का ऐसा काम है। और एलन मस्क की जो आप बात कह रहे हैं, मैं अभी आपके व्यूअर्स और आप लोगों को बताना चाहूँ, देखें मैं एक बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिप्टो करेंसी में मैं खुद एक ऑनलाइन स्कूल चलाता हूँ, $10 पर बंदा लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको फ्री टिप अभी दे रहा हूँ, जो मार्केट ऊपर जाती है वो गिरती है। एलोन मस्क ऐसे तमाम लोग एक नंबर के जो अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं और अपना पैसा बना के निकल जाते हैं, चाहे वो डॉज कॉइन की सपोर्ट में बोल रहे हो, चाहे वो बिटकॉइन की, इसने अपना पैसा बनाया और पैसा बना के बाहर आ गया। मेरी रिक्वेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी सामरी जादूगर की छड़ी नहीं है जो आपको अमीर कर देगी। अगर नसीब में है तो पैसा बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। खुदा के वास्ते इसमें अपनी सेविंग मत लगाना, ये डूबेगा तो आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई FIA, कोई FBI आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकेगी। खुदा के वास्ते इसमें वो पैसा मत लगाना, क्योंकि अगर कोई एक्सचेंज भाग जाता है तो आपको FIA पैसा रिकवर करके नहीं देगी। जितने मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले वो आपको इसलिए घेरते हैं, वो कहते हैं वहां पैसे नहीं लगाओ, हमें दे दो। ये बी फॉर यू, बिटकॉइन, फलाना कॉइन पाकिस्तान में क्यों चलते हैं? क्योंकि आवाम ये कहती है कि मैं खुद क्रिप्टो सीखूंगी नहीं, मैं किसी वकार ज़का को पैसे दे देता हूं, वो ट्रेडिंग कर दे। खुदारा किसी को पैसे नहीं देने, किसी को ये नहीं कहना कि मेरे पैसों से ट्रेडिंग करो, ये कानून भी जुर्म है। और आप खुद सीखना है तो YouTube पे सब मौजूद है, नहीं समझ आता तो भाई आप मेरे पास आए। मैं आपको अभी कह रहा हूं कि एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं पूरे आपके चैनल को कहता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो सिखाता हूं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप 1 महीने बाद बताएं कि ये वकार ज़का यार एमी पब्लिसिटी करता है या वाकई से क्रिप्टो आती भी है।
मेरा ख्याल है वकार ज़का साहब, हमारे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे शायद, अगर लोगों को आप ये बताएं ना, क्योंकि हमने देखा है डबल शाह भी आया कि लोगों को ये बताया जाए कि आप इतने पैसे जमा कराएं और उसके बाद रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल कौन नहीं करना चाहेगा। तो अब आपको लगता है कि ये जो एक ख्वाब दिखाया जाता है, ये महज एक ख्वाब है या इसके अंदर वाकई कोई हकीकत भी है कि आंखें खुले पता चले कि जो था वो भी गया? देखिए, एक है नसीब, अगर आपके नसीब में लिखा है तो आप एज अ एंकर इतने पैसे बनाएंगे कि पता नहीं कितने बन जाए, और नसीब नहीं है तो आप किसी अमीर बाप के बेटे पैदा होंगे लेकिन आप इतने गरीब हो जाएंगे मरते हुए कि लोग परेशान होंगे इसने बाप का पैसा ज़ाया कर दिया। दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एज अ रेवोल्यूशन, एज अ टेक्नोलॉजी आपको मुझे पता होना चाहिए ये काम क्यों करता है, ऊपर कैसे जा रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के शेर आके आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं हुकूमत से इल्तिजा करता हूं, सबसे पहले 3 साल बेलेबल ऑफेंस खत्म किया जाए और सजा सख्त से सख्त रखी जाए। जो बंदा किसी से पैसे लेता है और कहता है मंथली प्रॉफिट मैं तुम्हें देता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के तमाम लोगों से, प्लीज अपने पैसे किसी को नहीं देने आपने। अगर वो कहता है मैं मंथली आपको पैसे दूंगा, फलाना कॉइन, ये कॉइन, वकार कॉइन, अमजद कॉइन, ये नहीं हो सकता। सीखने के लिए खुद सीखना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान में मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हो कि मेरे पास बड़े बिटकॉइन है, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा 1-8 साल के बाद जो इस वक्त इतने पैसे लेके बैठे हुए हैं, वो इस इंतजार में बैठे कि यार कब बिटकॉइन $1 लाख का होगा। उसकी वजह से आप देखिएगा मलिक रियाज और बाकी लोग शर्मा जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, इसने सिर्फ बिटकॉइन खरीदे 2015 में, इसके बाद इतने पैसे आ गए। तो दुनिया में बिलियनियर मिलियनियर आपको गली गली में नजर आएंगे। That's very true के अंदर धुंध नहीं जाना है, बल्कि उसको पढ़ना है, उसको लर्न करना है और उसके बाद उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, इख्तिसार से मुझे इख्तिताम पर यह बता दीजिएगा कि वकार ज़का साहब जो आज से कुछ 4-5 महीने पहले मुझे याद है कि वजारत IT मांग रहे थे, अमीनुल हक साहब को रिमूव करने की बातें कर रहे थे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट कर रहा है। ये तब्दीली कैसे आई है वकार ज़का साहब? नहीं, मैं अभी भी इमरान खान साहब से जहाँ इख्तलाफात है मैं खुलेआम इख्तलाफात करता हूँ और मैं बड़ी कदर करता हूँ कि शफकत महमूद साहब से अगर किसी स्टूडेंट के झगड़े पे लड़ाई होती है और बड़े तल्ख अल्फाज मैं बाज़ दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा लहजा ठीक नहीं है, बात करने का स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, जिसको मैं एडमिट करता हूँ और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि आपको अगर बात करनी है तो आप तमीज़ से बात करें। लेकिन ये मैं बात अभी करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। तो मसला ये है कि वो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अगर ज़ियाउल्लाह बंगश या KP गवर्नमेंट में मैडम सुमेरा जो है इतना काम कर रही हैं, आउट ऑफ द वे जाके समझा रही हैं, CM साहब को समझा रही हैं कि हमें फ़ौरन, आपको पता है KP में इस वक्त कितने इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर से जो अपनी माइनिंग मशीनें यहाँ ला के लगाना चाहते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, वो चाहे तो कह सकते हैं वकार तक चलो छुट्टी करो, काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। बदतमीजी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप इख्तलाफ पे इख्तलाफ करते रहे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक आखिरी रिक्वेस्ट कर दूं, खुदा के वास्ते आपने अपना पैसा, वकार ज़का भी बोले कि मुझे दे दो, ट्रेडिंग में करके देता हूं, मैं तुम्हारा अकाउंट चलाता हूं, नहीं देना वरना सारा पैसा डूब जाएगा आपका। बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब आपके वक्त के लिए। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मोराल बड़ा हाई है। वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, लेकिन क्या वकार ज़का ये कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दास्ताक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।